नमस्कार साथियों, नेचर टॉक बाय अर्नव में आपका स्वागत है, जहां पर हम उत्तम भोजन और जीवन शैली के बारे में सीखते हैं और सीखते हैं खेती का वो तरीका जिससे कम से कम लागत में किसानों की आय बढ़ सके और प्रकृति भी नष्ट होने से बच सके। मैं हूं अर्नव यादव और चलिए हमारे सीखने और सिखाने के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और आज हम इस जंगल में मॉर्निंग वॉक करने आए थे और लकीली आज एनवायरनमेंट डे भी है, तो हमारे साथ मेरे पिताजी श्री लखन यादव जी हैं। तो आज हम व्यूअर्स के जो कुछ सवाल रहते हैं एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड, और हम व्यूअर्स को समझाना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट का महत्व क्या है, इसलिए आज हम इनसे चर्चा करेंगे उस बारे में। नमस्कार। जैसा कि आप इनके पिछले पॉडकास्ट में भी मुझे सुन चुके हैं और आज हम फिर यहाँ पर आए हैं, जो अर्नव जी ने आपको बताया है। तो आज एनवायरनमेंट डे है और आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे हम हर चीज़ का डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे एट्सेट्रा, तो क्या एनवायरनमेंट जैसी चीज़ के लिए भी एक एनवायरनमेंट डे होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। ये तो एक इवन बहुत अच्छी शुरुआत है या बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि आज 364 दिन लगभग हम एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहते हैं, इसको ख़राब करते रहते हैं। कम से कम एक दिन तो साल में ऐसा हो जब हम एनवायरनमेंट की बात कर सकें। आज अगर एनवायरनमेंट डे नहीं होता तो क्या हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते? नहीं, है ना। तो इसलिए एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है ना, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि एनवायरनमेंट का असर क्या है, हमारे जीवन पे असर क्या है, इस प्रकृति ने हमको क्या दे रहा है। क्योंकि जो चीज़ें फ्री में मिलती है ना, उस चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है ना। जो हमको हवा फ्री में मिल रही है, हमको पानी फ्री में मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें फ्री है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या होगा कि दिन पे दिन इनकी जो जिस तरीके से हम इनको डैमेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें जो है ख़राब हो रही होगी। तो उसके बारे में चर्चाएं होना चाहिए, उसके बारे में बातें होना चाहिए। नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि प्रकृति का क्या महत्व है। क्योंकि नई पीढ़ियां जो है आजकल मैक्सिमम टाइम, तुम जैसे जो लोग हैं, तुम तो ठीक है फिर भी प्रकृति के थोड़े करीब हो, है ना, लेकिन तुम्हारी उम्र के बहुत सारे लोग जो है वो प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, है ना। वो सोशल मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो लग्जरीज़ है, तो इन चीज़ों से गिरते चले जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसका महत्व है, ये सेलिब्रेट होना चाहिए। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो एनवायरनमेंट है उसका एक कॉमन मैन की हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट रहता है? एनवायरनमेंट का तो कॉमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन अब ये मुझे आश्चर्य है कि तुमको ये पता नहीं है ना। और पता भी कैसे होगा जो आज हमारे पूर्वज है, उन पूर्वजों ने 3 बेसिक चीज़ें बोली गई है, शायद वो तुमको पता होगी। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, हाँ। तो रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ें बोला गया था, मतलब एक जीवन को जीने के लिए, ठीक है ना। क्यों बोला गया था, अभी पहले ये समझ लें कि हमारे पूर्वज समझदार थे, वो बेवकूफ़ तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये 3 बेसिक चीज़ें ही क्यों बोली थी? क्योंकि उस वक्त पर प्रकृति को कोई डैमेज ही नहीं करता था, है ना। हवा को कोई दूषित कर ही नहीं रहा था, पानी को कोई दूषित कर ही नहीं रहा था। तो वो चीज़ें तो प्रकृति ने हमको फ्री में दी थी, तो इसलिए उन्होंने उसको कंसिडर ही नहीं किया था। लेकिन आज की स्थिति में प्रकृति इतनी डैमेज होती जा रही है, हमारा पानी भी दूषित होते जा रहा, हमारी हवा भी दूषित होते जा रही है। अभी तुमने देखा होगा कि वो नया चालू हो गया, दिल्ली वगैरह के अंदर ठंड के टाइम पर वो कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं, AQ का क्या लेवल बोलते हैं उसको, AQI लेवल, तो वो बहुत हाई होते चले जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हवा दूषित होती चली जा रही, ठीक है। अभी पानी के अंदर जब आप टेस्टिंग करोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारा कंटामिनेशन हो चुका है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे रेसिड्यूज आ रहे हैं, तो पानी भी दूषित हो गया। तो पहले क्या था, पहले केवल रोटी कपड़ा मकान ही बेसिक था, ज़रूरत। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये 2 चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ में हवा और पानी भी होना चाहिए, है ना। और एक अभी और नई चीज़ आ गई है, इंटरनेट। वो भी बेसिक नेसेसिटी हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से भी हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है बेसिक के अंदर इंटरनेट भी आ जाए। अब इसको हम ऐसे समझें कि सपोज रोटी कपड़ा मकान है ना, तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो मकान अगर किसी आदमी के पास ना हो, ठीक है, तो क्या आदमी जीवित नहीं रह सकता? रह सकता है ना। कई सारे लोग हैं बेचारे जो आज भी फुटपाथ पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस स्टैंड पे सोते हैं, लेकिन जीवित है, ठीक है। तो मकान इतना ज़रूरी नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कपड़ा, है ना। लेकिन कपड़े के बिना भी आदमी मरता नहीं है ना। कुछ लोग नग्न अवस्था में भी रह लेते हैं, पहले हमारे आदि मानव रहते ही थे नग्न अवस्था में। तो कपड़ा भी उतना बेसिक नहीं है, ठीक है।
लेकिन है, ज़रूरत है कपड़े की भी, ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? फूड, रोटी। रोटी है, तो रोटी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई व्यक्ति को रोटी अगर नहीं मिले तो क्या वो मर जाता है? नहीं, कुछ समय तक नहीं मरता है, हाँ, है ना। एक हो सकता है कुछ लोग महीने भर तक और बिना रोटी खाए जीवित रह, मतलब रोटी इन द सेंस सारा फूड, है ना, बिना कुछ खाए महीने भर तक जीवित रह सकते हैं। होते ही रोज़ा भी होते हैं, हमारे जैन समाज में भी महीने भर के उपवास रहते हैं, 21 दिन क्या पता नहीं। हमारे इसमें भी नवरात्रि मनाई जाती है तो 9 दिन उपवास रहता है, तो आदमी मरता तो है नहीं उसके अंदर, हाँ। ठीक है ना। तो रोटी भी उतनी बेसिक नहीं है ना। इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पानी। पानी। पानी न दिया जाए किसी इंसान को तो वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? मुश्किल से 1 या 2 दिन। 1-2 दिन 4 दिन अगर जीवित रह लेगा बिना पानी के, हाँ। है ना, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी पानी हो गया। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हवा, क्योंकि हम दिन भर में लगभग 21,000 बार सांसें लेते हैं। तो 21,000 बार सांसें लेते हैं, अगर हमको हवा नहीं दी जाए तो हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? कुछ मिनट। कुछ मिनट ही हम जीवित रह पाएंगे, ठीक है ना। तो हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई। हाँ। अब पहले हवा को कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि वो दूषित नहीं थी। आज हवा दूषित हो रही है, इसलिए हमको इसके ऊपर चर्चाएं करना पड़ेगी, इसलिए इसके ऊपर बातें करना पड़ेगी, इसलिए आप जैसे लोगों को इसके ऊपर पॉडकास्ट बना करके अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों के जरिए ही हमारा जीवन चल सकता है ना। अभी हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। जैसे हमने फूड का पिछले पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, हाँ। कि हमारा जो फूड है किस तरीके से जहर युक्त हो चुका है ना, खाने में ही जहर जा रहा है। लेकिन केवल खाना हम सही खा भी लेंगे ना तो भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 70% तो पानी है। हाँ। अब 70% जो चीज़ है अगर वही जहरीली है तो जो 15-20% हमने खाना डाला है उसके अंदर, अगर उसको हमने जहर मुक्त कर भी लिया तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। पूरी तरह से तो हेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस 70% पानी को भी स्वस्थ करना पड़ेगा, वो भी हेल्दी होना चाहिए। हाँ। तब जा कर के हमारा हेल्थ सही होगी, ठीक है। फिर हवा को भी हम नहीं छोड़ सकते। आज जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोग या ऐसी पॉल्यूटेड शहरों में रहने वाले लोग, उनकी लाइफ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इनहेल तो वही हवा कर रहे हैं ना, जहरीली हवा कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने खाना भी स्वच्छ खा लिया, पानी भी चलो 150 रुपये 200 रुपये लीटर वाली बोतल पी ली, जैसे हमारे कोहली जी पीते हैं, हाँ। है ना, तो 150-200 रुपये लीटर वाली बोतल खरीद के पानी भी पी लिया, है ना, खाना भी अच्छा खा लिया उनने, पूरी तरह से प्राकृतिक फूड उगाया हुआ खा लिया, ठीक है। लेकिन हवा अगर जहरीली ले रहे हैं तो भी उनकी लाइफ कम होगी या फिर उनको बीमारियाँ आएगी, ठीक है। तो इसका हेल्थ से इस तरीके से कनेक्शन है। तो आज की डेट में हम लोग जो जलवायु है, अपना एनवायरनमेंट है, हाँ। उसको उसको डिस्ट्रॉय कर कैसे रहे हैं? जाने अनजाने में कर तो रहे हैं सब लोग। हाँ, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये बहुत सही सवाल है आपका कि जाने अनजाने में हमसे वो हो रहा है ना, क्योंकि हमको पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि अगर एज ए अपन तो थोड़ा ठीक है, अपन खेती से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। तो खेती से जुड़े हुए लोगों को तो इसका महत्व फिर भी थोड़ा बहुत पता है, और ये थोड़ा पता है कि हम कैसे डैमेज कर रहे हैं। लेकिन शहर वाले व्यक्ति से बोलेंगे ना जब कि यार तुम एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, तो बोले भाई मैंने तो आज तक एक भी पेड़ नहीं काटा है ना, मैंने तो कहीं कीटनाशक दवाई भी नहीं स्प्रे नहीं करी, हाँ। है ना, तो फिर मैं कैसे जलवायु को डैमेज कर रहा हूँ? तो बिल्कुल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। कि कैसे समझना पड़ेगा कि आज हम लोग क्या है, पूरी तरह से केमिकल से घिरे हुए लोग हैं, है ना। हम सुबह उठते हैं जब से लेकर के रात को सोते हैं तब तक नंबर ऑफ केमिकल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे सुबह उठते से हमको क्या लगता है? पेस्ट लगता है। हाँ। पेस्ट में क्या है? केमिकल मिला हुआ। पहले राख से या नीम की दातुन की जाती थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज भी हम वापस राख और नीम पर आ जाएं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पेस्ट आते हैं जिनके अंदर केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना, जड़ी बूटियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसे पेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, फिर हम नहा रहे तो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, फिर हम बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, सोप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है। और ये केमिकल कहाँ जा रहा है? अपनी बॉडी में भी जा रहा है, साथ ही साथ पानी में मिल करके नदी नालों में भी जा रहा है। हाँ। क्योंकि वो पानी कहाँ जा रहा है? वो सीवेज में जा रहा है। सीवेज से कहाँ जा रहा है? किसी शहरी नाले में जा रहा है। शहरी नाले से कहाँ जा रहा है? वो किसी नदी में मिल रहा है, और नदी से समंदर में मिल रहा है। तो ये जब पूरा इस साइकिल से होकर के पानी गुजरता है तो पानी कहीं ना कहीं जमीन के अंदर पेनिट्रेट भी हो रहा है, ठीक है। तो नाले के किनारे से पेनिट्रेट तो होगा ना, कच्चे नाले, कोई पक्के नाले तो है नहीं। तो पेनिट्रेशन जो हो रहा है तो उसकी वजह से वो जहरीला पानी, ये केमिकल युक्त पानी कहाँ जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। और हम पानी कहाँ से ले रहे हैं? जमीन के अंदर से ले रहे हैं।
तो बात वही आ गई कि वो पानी हमारी बॉडी के अंदर भी जा रहा। हमको ऐसा लगता है कि जो शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं तो केवल बॉडी के ऊपरी सतह पे जा रहा, लेकिन वो अंदर भी तो जा रहा है। इसी तरीके से वो साइकिल से अंदर होकर के जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। प्लस दूसरा क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी में पकने वाली फसलों को उगा रहे हैं। हमारे किसान भाई जो है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में उगती है, कम पानी में नहीं उगती है। मिलेट्स जो होते हैं वो कम पानी में भी उग जाते हैं। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन भी कर रहे हैं। प्लस हम लोग एज ए अर्बन एरिया के लोग जो है वो लोग भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पहले पुराने टाइम पर जब शावर नहीं हुआ करते थे तो एक बाल्टी के अंदर आदमी नहा लेता था। क्यों? क्योंकि उठा के लाना पड़ती थी बाल्टी भर के, है ना, उसमें से फिर मग्गा भर के डालना पड़ता था, तो मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल तो क्या होता है कि पेस्ट लिया ब्रश धोने के लिए, नल को चालू करा और जब तक पेस्ट हो रहा तब तक नल खुला ही हुआ है, वहाँ पर पानी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। फिर नहा रहे हैं तो शावर ऑन कर लिया। शावर में भी तुम जैसे बच्चे जो वो तो प्रेशर पंप ऑन करते हो, तो प्रेशर पंप ऑन करने में जहाँ पर शावर में अगर 20 लीटर पानी या 25 लीटर 50 लीटर पानी में हम नहा पा रहे हैं तो प्रेशर पंप अगर ऑन कर लिया तो 3 गुना से बढ़ जाता है। तो 150 लीटर पानी आपका एक नहाने में ख़त्म हो गया, जो 10-15 लीटर की बाल्टी में काम हो जाता था। तो हम इस तरीके से जाने अनजाने में पानी का भी बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम दोहन करते रहेंगे तो एक लिमिटेशन है ना। एक यूँ समझो कि ये बड़ा मटका है, जमीन के अंदर जो है ये क्या है, बड़ा मटका है। अब इस मटके में से हम निकाले जा रहे हैं और इस मटके में डाल नहीं रहे, और बल्कि डाल भी रहे तो कौन सा डाल रहे, जहरीला डाल रहे, ठीक है। ये नदी नालों का मैंने बताया। अब हमारे किसान भाई जो स्प्रे कर रहे हैं खेतों के अंदर, तो खेतों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं तो वो सारा का सारा स्प्रे फसल पे ही थोड़ी गिरता है, वो तो जमीन पे भी गिर रहा है। और जमीन पे पानी दे रहे हैं किसान भाई फ्लडिंग के थ्रू या फिर बरसात के थ्रू पानी गिर रहा है, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर पेनिट्रेट हो रहा। तो किसान भाई के वहाँ से भी जहर जा रहा है जमीन के अंदर, और शहरों से भी जहर जा रहा। तो कुल मिला करके तो पानी जो है पूरा तरह से कंटेमिनेटेड हो चुका है, जहरीला हो चुका है, ठीक है ना। और फिर उस पानी का हम अति मात्रा में दोहन भी कर रहे हैं। आप देखोगे कि पहले हमारे टाइम पर 50 फीट का कुआं जो था, हम जब बच्चे थे, तुम्हारी उम्र के थे, तब हमारे खेतों में, हमारे पिताजी के खेतों में कुएं हुआ करते थे। तो 40-50 फीट के कुएं से भी पूरी ज़मीन सिंचित हो जाती थी, इतना पानी होता था। 2-2, 3-3 सबमर्सिबल मोटर उसमें चल जाती थी, है ना। लेकिन आज 40-50 फीट पे तो पानी नहीं आता, इवन 100-150 पे भी नहीं आता, 200 पे भी नहीं आता। आज तो 700-700, 800-800 फीट, इवन कहीं कहीं जगह पर तो 1000-1000 फीट की डेप्थ जा चुकी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि ये जो बड़ा मटका है, ये बड़ा मटका खाली हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऊपर से डाल नहीं रहा है। पहले भी नहीं डालता था, कोई अलग से नहीं डालता था, लेकिन पहले की सिचुएशन ऐसी थी, पहले के खेत ऐसे थे, पहले के नदी नाले ऐसे थे कि उनमें से ज़्यादा मात्रा में पानी पेनिट्रेट हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में या हर गांव में जलाशय पाए जाते थे, तालाब पाए जाते थे। लेकिन अभी ज़्यादा कमाने की चाह में किसानों ने उन तालाबों को भी तोड़ तोड़ करके खेत में कन्वर्ट कर लिया। तो पानी, बरसात का पानी आ रहा है, वो स्टोर हो ही नहीं रहा है, ज़मीन के अंदर भी नहीं तो पेनिट्रेट हो पा रहा है, और वो खट से बह करके और नदी नालों में आ जाता है, और नदी नालों के थ्रू वापस से समंदर में चले जाता है। वरना बरसात तो उतनी हो रही है ना, हो सकता है कई बार उससे पहले से ज़्यादा बरसात हो रही है और कई बार उससे कम हो रही है, लेकिन वो पानी की दिक्कत क्यों आ रही है, वो इसी वजह से दिक्कत आ रही है कि वो पानी ठहर नहीं रहा। जब तक वो ठहरेगा नहीं ना, तब तक वो ज़मीन में उतरेगा कैसे। आज बरसात हुई और हमारे सबके खेत जो है बिल्कुल प्लेन खेत है, तो बरसात हुई, पानी गिरा, नदी नालों में आया और बाहर हो गया। तो आप देखो कि पहली बरसात के अंदर ही फ्लडिंग चालू हो जाती। क्यों? क्योंकि पूरा बह करके जा रहा पानी, ठीक है, वो रुक ही नहीं रहा। और पहले क्या होता था, 15-15, 20-20 दिन तक, महीने भर तक बरसात होती रहती थी, लेकिन नदी नालों में पानी बहुत कम आता था। क्यों? क्योंकि पहले उन जलाशयों में स्टोर होता था पानी, और उसके बाद जब जलाशय भर जाते थे, देन फिर ओवरफ्लो होता था उस जलाशय का, उस पानी, वो पानी नदी नालों में आता था, ठीक है। तो वो जो जलाशय में पानी रुका है, तो रुकने के बाद में वो पानी अंदर जाता है ज़मीन में। क्यों? क्योंकि बरसात तो कुछ घंटों के लिए हुई, लेकिन वो रुका तो हमेशा के लिए है ना। तो वो उसका लेवल कम होता है, फिर 2-4-8 दिन बाद फिर से बरसात हो जाती है, तो जो लेवल कम हुआ था वो वापस से भर जाता है, ठीक है। फिर वो अंदर जाएगा, तो रुकेगा नहीं जब तक ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा पानी, ठीक है। दूसरा, हमारे जो नदी नाले हैं, अभी हमको ये भी एक सवाल हमारे भाई लोग कर सकते हैं, क्या नदी नालों से तो पेनिट्रेट होना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है, हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ना, उन केमिकल्स की वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, नदी नालों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जो कि उस गंदगी को खाते हैं, है ना, वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु डेवलप होते हैं, जैसे केचुआ है, मेंढक है, ये जो जलचर जिनको बोला जाता है, तो जलचर उन सारे नष्ट होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल तो जहर है। आज हमारा चलो ये पेस्ट वाला और ये सब जहर नहीं है,
लेकिन जो फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा है वो तो वो तो जहर है, ठीक है ना। तो वो जहरीला केमिकल जब उन नदी नालों के अंदर जा रहा है तो उसकी वजह से वो सारे जलचर जो है वो नष्ट हो रहे हैं। जब जलचर नष्ट हो रहे हैं तो जो ज़मीन में सुराख करने का काम करते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं, लाइक केचुआ। केचुआ क्या करता है, ज़मीन के अंदर सुराख करता है। वो जब सुराख करता है तो ही वो पानी सुराख के थ्रू ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट होता है, ठीक है। तो अब केचुआ ही मार डाला, मेंढक ही मार डाला, मच्छर ही मार डाले, तो पेनिट्रेट होगा कैसे? तो जो नदी की जो सतह है ना, ऊपरी सतह, वो भी एक तरह से पूरी प्लास्टिक जैसी बन गई है, उसमें से पानी अंदर नहीं जा पा रहा है। तो जब नदियों में से भी पानी नहीं जाएगा, नालों में से भी पानी अंदर ज़मीन में नहीं जाएगा, जलाशय हमने बर्बाद कर दिए, खेतों से भी पानी अंदर नहीं जाएगा, तो फिर अंदर का वाटर लेवल बढ़ेगा कैसे? तो आने वाले 10-20 साल में, जैसा हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, आने वाले 10-20 साल में अच्छे खाने से ज़्यादा ज़रूरत पानी की रहेगी। हाँ, पानी इतना महंगा हो जाएगा और इतना दुर्लभ हो जाएगा कि आदमी पानी के लिए अपनी कहीं एक गाड़ी पसीने की जो कमाई है ना, वो पानी के ऊपर मैक्सिमम खर्च करेगा, और उसके थोड़े कुछ साल बाद जो है हवा के लिए खर्च करेगा। आज ही होने लग गया। हाँ। अभी जैसे कोरोना आया था, है ना, तो कोरोना के अंदर जो ऑक्सीजन दिया गया था वो क्या, हवा ही है। तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत लगी थी। हाँ। तो सोचो, एक छोटे से कोरोना ने हिला दिया था, है ना, उस हवा को कितने रुपए, कहीं गुना पे वो हवा बिकी है ना, मिल ही नहीं रही थी लोगों मिल ही नहीं रही थी लोग। तो इसके लिए फिर अब लोग जो है त्राहिमाम करने लगेंगे। तो इसलिए ये हम इस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। अब हवा कैसे डैमेज कर रहे हैं, ये तो पानी की कहानी हो गई, है ना। अब अगला सवाल आता है कि हवा, तो हवा हम कैसे दूषित कर रहे हैं भैया? अब एक शहरी आदमी को बोलोगे तो वो बोलेगा, यार मैं थोड़ी कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, है ना, मैंने कोई धुआं थोड़ी फैक्ट्री के अंदर छोड़ा है जो मैं हवा को दूषित कर रहा हूँ, या मैं किसान थोड़ी हूँ जो मैंने गोबर डाला खेत के अंदर और उसमें से मीथेन गैस निकली और हवा दूषित हो गई, है ना, मैं तो एक कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन उसको भी मैं बता दूँ कि हर आदमी जाने अनजाने में हवा को दूषित कर रहा है। कैसे दूषित कर रहा है? देखिए, हम गाड़ी चला रहे, हाँ। गाड़ी में पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा या इलेक्ट्रिक जल रही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक। तो गाड़ी के माध्यम से हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी मत चलाओ, मैं भी चलाता हूँ, सबकी ज़रूरत है गाड़ी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर हम गाड़ी उठा लेते हैं, जहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं कि 1-2 किलोमीटर वाली चीज़ें हैं, या पास वाली दुकान पे से कुछ सामान खरीद के लाना है, आधा किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर गाड़ी यूज़ ना करें, साइकिल यूज़ कर लें, ठीक है। एसी दिन भर रात भर चलते रहते हैं। तुम बच्चों के रूम में, तो मैं खुद भी देखता हूँ कि तुम लोगों के रूम में ठंड में भी एसी चल रहा है, दिन में भी एसी चल रहा है, रात में भी एसी चल रहा है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, है ना। साथ ही साथ वो जो एसी है वो कहीं ना कहीं कंप्रेसर चलता है उसका, है ना, उसकी वजह से वहाँ की हवा भी हम दूषित गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को हम सब लोग जाने अनजाने में दूषित कर ही रहे हैं। प्लस दूसरा, आज हम फैक्ट्रियाँ, हम चलो नहीं चला रहे फैक्ट्री, है ना, लेकिन लोग तो फैक्ट्री चला रहे ना। और हमने जो कपड़े पहने हैं ये कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में बन रहे हैं। हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में बन रहे हैं। शूज़ जो बन रहे हैं वो फैक्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ओवर जो परचेसिंग है ना, शॉपिंग करने का शौक होता है ना, है ना, कि ये जूते भी मेरे पास होना चाहिए, ये जूते भी, ये जीन्स पे पहनने के जूते, ये फॉर्मल पे पहनने के जूते हैं, अब फॉर्मल में ब्राउन पे पहनने के ये जूते हैं, ब्लैक पे पहनने के ये जूते हैं, वाइट पे पहनने के ये जूते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ जूते हमारी वार्डरोब में जमे हुए होते हैं। जमे होते हैं, तुम्हारी वार्डरोब में होंगे, है ना। एन नंबर ऑफ ड्रेसेस हमारी वार्डरोब में जमे होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन ड्रेसेस के टैग तक भी नहीं खुलते होता है ना। जबकि पहले क्या होता था मालूम है? जब हम बच्चे थे उस वक्त ये होता था कि हमको दिवाली पे दो जोड़ी या 3 जोड़ी ड्रेस दिलाई जाती थी और उनको अगली दिवाली तक चलाना। तो हम क्या करते थे, पिछली दिवाली पे जो दिलाई गई थी, जिनको हम आने जाने में पार्टी में यूज़ करते थे, उनको हम इस बार रेगुलर में यूज़ कर लेते थे, और इस बार जो नई दिलाई है 3 जोड़ी, उनमें हम साल भर तक मस्त पार्टियाँ करते थे। लेकिन आजकल तो 3 जोड़ी तो कुछ होता ही नहीं है, एक दिन में 3 जोड़ी बदला जाती है कि यार इसमें तो अभी सुबह वाला फोटो हो गया था, अब शाम को दूसरे ग्रुप के साथ जा रहा हूँ तो ये अलग ड्रेस लगेगी, है ना। तो इस तरीके से हम जो ओवर स्टफिंग कर रहे हैं हमारे घरों के अंदर, या ओवर परचेसिंग कर रहे हैं, इन सबको बनाना तो पड़ रहा है ना। तो बनाना पड़ रहा था, इसका मतलब फैक्ट्रियाँ चल रही, और वो फैक्ट्रियाँ क्या कर रही है? धुआं दे रही। फैक्ट्री चल तो हमारे लिए रही है हमारे लिए रही है ना, धुआं दे रही, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कर रही। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो सारा धुआं कहाँ जा रहा? वो वायुमंडल में जा रहा, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब वो ग्रीन हाउस गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे सारी की सारी जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो रही, और वो सारा पॉल्यूशन जो है वो हम लोगों को उसको
वहन करना पड़ रहा है, वो सांसों के थ्रू हम उनको इनहेल कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमको अंदर से डैमेज कर रहा है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? हाँ देखो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ नहीं, एक तो शॉपिंग करना कम कर दीजिए। अब ये रीज़न हो सकता है कि यार इनको तो इनके पैसे बचाना है इसलिए शॉपिंग करने का कम बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे ये बात सोच सकते हैं, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि मेरी आने वाली जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि यार जितनी ज़रूरत हो उतनी शॉपिंग कीजिए, है ना, शौक पूरे कीजिए, है ना, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतने में उतनी ही कीजिए, ओवर स्टफिंग ना कीजिए। साथ ही साथ जो हमारी लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। कैसे इम्प्रूव कीजिए कि वही कम जगह जाना है तो साइकिल यूज़ कर लें या पैदल चले जाएं, दोस्तों के साथ घूमना है तो पैदल घूम लें, घूमते भी तो कार में घूमते हैं। अरे डॉक्टर घूमने का बोलता है तो पैदल घूमने का बोलता है, लेकिन घूमने जाते तो कैसे जाते हैं, कार में घूमने जाते हैं। तो कार को कम से कम यूज़ करें, बाइक को कम से कम यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर यूज़ करें। इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स उनको कम से कम यूज़ करें। इलेक्ट्रॉनिक गजेट भी हमारे नुकसान कर रहे हैं, पता है कैसे? आज हमारा चीज़ कोई ख़राब होती है तो क्या करते हैं हम उसको या तो नहीं ले लेते या फिर सुधरा लेते हैं। हाँ, और नहीं सुधरती तो फेंक देते हैं। हाँ, तो फेंक देते मतलब वो कहाँ जा रहा है, वो ई कचरा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्लास्टिक कचरा है, ई कचरा है, ये भी तो कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है ना। हाँ। तो इनको भी हम कम से कम यूज़ करें, कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमने परचेस किया है उसको एंड यूज़ तक उसका यूज़ करें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि यार ये ले लिया हमने, फ़ोन ख़राब ही नहीं हुआ है, वो नया ले लिया, है ना, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या डिवाइस हमने परचेस करी वो ख़राब भी नहीं हुई और हमने नहीं ले ली, या ख़राब हो गई तो हमने इतनी जहमत नहीं उठाई कि यार उसको जाकर के हम सुधरवा लें, है ना। पहले सुधरवाई जाती थी, पहले हमको अच्छे से पता, हमारे जूते फट जाते थे तो पिताजी बोलते थे जाओ मोची के पास और इनको सही करवा के लाओ, और हम जाते थे और खुशी खुशी सही करा के लाते थे और पहनते थे उसको। जब तक कि वो 3-4 बार सिलाई नहीं हो जाती थी उस जूते की, तब तक हम उस जूते को पहनते रहते थे। लेकिन आजकल तो फटने का भी इंतजार नहीं होता, बस यार एक ख़राब हो गया, बहुत दिन हो गए, मूड ही ख़राब हो गया इसको पहनने का, है ना। जबकि मैं देख रहा हूँ ब्रांडेड जूते, अभी ये मैंने आज जूते पहन रखे नाइकी के, ये मेरे को ध्यान भी नहीं, मेरे ख्याल से 2014-15 में ख़रीदा था और आज भी पहनने में आ रहा है। अब अभी ये फटा नहीं है तो मैं इसको क्यों बदलूं? भाई फट जाएगा, 1-2 बार अगर मैं सिला लूँगा, है ना, उसके बाद ये पहनने लायक नहीं बचेगा तो बदलना चलो वाजिब बनता है, है ना। लेकिन फट ही नहीं रहे जूते और बदल लिए, कपड़े फट ही नहीं रहे और बदल लिए। अच्छे से अच्छा ब्रांड खरीदते हैं, क्यों खरीदा जाना चाहिए ब्रांड? ताकि वो ज़्यादा चले। लेकिन हम ब्रांड खरीदते और ब्रांड से पहन के बोर हो जाते हैं कि यार ये तो फटा ही नहीं है, बोर हो गया इसको पहन करके, अब इसको बदल देना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर हमको रोक लगाना पड़ेगी, तब जाकर के हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव होना चालू होगा। वरना हमारे पूर्वजों ने तो हमको एक बहुत अच्छी प्रकृति दी थी, है ना, हम इस तरीके से इसको नष्ट करते रहेंगे तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वही अच्छी प्रकृति दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो हमें इसका केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री में मिली ना, इसलिए हमको इसकी कद्र नहीं है। अभी पानी हम बोरिंग कराते हैं और फ्री में ढेर सारा पानी मिल जाता है, तो उसकी कद्र नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बिजली का बिल आता है इसलिए मम्मी पापा चिल्लाते हैं क्यों पानी डोल रहे हो इतना, बिजली का बिल देखा इस बार का कितना आया। तो वो केवल बिजली के बिल का समझ में आ रहा सबको, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना हमारा मटका जो है, इस मटके में से हम इतना पानी निकाल रहे हैं और इसको मिसयूज़ कर रहे हैं उसका, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मटके को खाली कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ के जरिए अगर हम थोड़ी थोड़ी सी लगाम लगाएंगे हर एक्टिविटी के ऊपर, तो धीरे धीरे करके हम अपने पर्यावरण को वापस से सुधारने की तरफ कदम बढ़ा देंगे। तो जो अभी तक पर्यावरण हमने जाने अनजाने में बिगाड़ा है, हाँ तो क्या करना है ये तो समझ गए, लेकिन हम कैसे वापस इसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, ये इस पर देखो, अभी जैसे हमने बात करी कि सबसे पहले तो जो हम खराब कर रहे हैं उसके खराब करने की क्वांटिटी को कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है ना, पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि मॉडर्न लाइफ में रहना है, विकास करना है सबको, तो पूरी तरह से तो बंद किया नहीं जा सकता, है ना, उनमें भी उसके पक्ष में नहीं हो। ठीक है, तो पूरी तरह से तो खराब करना बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो खराब हो रहा है या हो चुका है वो वापस से सही कैसे हो, उसके ऊपर हमको प्लान करना चाहिए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि खराब कम करें, हाँ। उसी के ऊपर पूरा टॉपिक चला। अब वो सही कैसे होगा, है ना, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, तो वो सही केवल और केवल एकमात्र एक ही चीज़ है जो उसको सही कर सकती है, पता है क्या? पेड़ लगाने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काट रहे ना, उसी तरीके से हमको अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को लगाने पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है वो एनवायरनमेंट वापस से सही होना चालू होगा।
अब पेड़ कैसे करते हैं, पेड़ का तुमको कितना पता होगा, तुम तो चलिए तुमने तो पीसीबी कर रहे हो तो काफ़ी कुछ तुमको पेड़ के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको तो इतना पता होगा कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, बस इतना ही पता होगा, है ना। कितना सोखते हैं, कौन सा पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से सोख रहा है ना, इनके कैलकुलेशन किसी को भी नहीं पता है। ये पता भी तो बहुत कम मुट्ठी भर लोगों को पता है, और वो ज्ञान जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फ्लोट होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आज एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको, कैलकुलेटर निकाल हैं आपके पास, कैलकुलेटर निकाल लें, मैं छोटा छोटा सा कैलकुलेशन तुमसे करवाता हूँ कि आज अगर हम एक गाड़ी चलाते हैं, कार, है ना, तो एक कार को चलाने के लिए करीब एक कार अगर 1 किलोमीटर रन करती है तो वो 130 ग्राम कार्बन छोड़ती है हवा के अंदर। कितना? 130 ग्राम। और ऑन एवरेज एक कार 1000 किलोमीटर तो महीने की चल जाती। किसी की 1500 चलती होगी, किसी की 500 चलती होगी, है ना, लेकिन 1000 एक एवरेज माना जाए तो 1000 किलोमीटर तो चल जाती। तो साल भर की कितने 1000 किलोमीटर हो गया? ये हो गया 12,000। 12,000 गुणित 130 ग्राम कर लो, कितना हुआ? 15,60,000 समथिंग ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लो तो 1560 किलो, लगभग 1560 किलो कार्बन एक कार ने साल भर में उत्सर्जित कर दी। एक बाइक जब 1 किलोमीटर चलती है तो 13 ग्राम कार्बन छोड़ती है। तो इसमें से एक बिंदी हटा दो, ठीक है, हाँ, तो कितना था वो? 1560। 1500 तो ये 156 हो गया, ठीक है। तो ये इनको दोनों को जोड़ लिया। अब इसके बाद में जो तीसरा हम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कंज्यूम हो रही है। तुम जैसे जो लोग 24-24 घंटे एसी चला रहे हो तो तुम तो और ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक आदमी 5 यूनिट पर डे खर्च करता है, ठीक है। कैसे? घर पे भी खर्च कर रहा है, कुछ उसके लिए जो चीज़ें बन रही है या सर्विस हो रही है, आयरन हो रही है, खाना पक रहा है, इन चीज़ों में भी यूज़ होती है। कभी हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी एसी लगा रहता है, वहाँ पर एस्केलेटर यूज़ में आ रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो लिफ्ट यूज़ में आ रही है। तो इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, और अब तो आजकल कार भी इलेक्ट्रिक आ गई, है ना, तो वहाँ पर भी यूज़ हो रही है। तो एक यूनिट जो है कहीं ना कहीं 1 किलो कार्बन उत्सर्जित होता है उससे। एक यूनिट बनने से लेकर उसके कंजम्पशन तक में 1 किलो का कार्बन वायुमंडल में चले जाता है, और एक आदमी कम से कम 5 यूनिट पर डे यूज़ कर रहा है। 5 यूनिट, 5 यूनिट तो 5 किलो कार्बन हवा में जा रही। तो करना जा रहा 365 गुणित 5, 1825। तो 1825 किलो हम इलेक्ट्रिक के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस हम सांसें ले रहे हैं, तो हम सांसें ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन छोड़ रहे हैं, है ना। तो एक इंसान 255 कैलोरी पूरे साल भर के अंदर वो रिलीज करता है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो 255 उसकी हो गई साल भर की। तो इन सबको जोड़ो जरा, 3800-3700 के आसपास, 3700 से 3800 के बीच में आ रहा है। तो 3800 कैलोरी एक इंसान ऑन एवरेज यूज मतलब रिलीज कर रहा है, किलो कार्बन, 3800 किलो कार्बन, ठीक है ना। तो 3800 किलो कार्बन, और एक पेड़ जो हेल्दी पेड़, और कौन सा पेड़ है? नीम हुआ, बरगद हुआ, पीपल हुआ, है ना, ये जो बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़ी कैनोपी वाले, है ना, ये पेड़, एक पेड़ का साल भर के अंदर 25 किलो कार्बन सोखता है वायुमंडल से। कितनी? 25 किलो। तो करना जरा 3800 भागित 25, लगभग 150 के आसपास आएगा शायद, 150, है ना। 100 कितना? 152। इसका मतलब है कि 152 ट्री एक आदमी को चाहिए, जब जाकर के न्यूट्रलाइज होगी, ये सुधरेगी नहीं, न्यूट्रलाइज होगी। एक ऑन एवरेज जोड़ा, हो सकता है कोई व्यक्ति इसमें 100 रिलीज कर रहा होगा और कोई 200 भी कर रहा होगा, तो ऑन एवरेज कितना हो गया? 152, 152। तो 150 पेड़ एक आदमी को चाहिए जीवित रहने के लिए। किसी भी देश के अंदर अगर मान लो हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ कितना? 140 करोड़, 140 करोड़ है, तो मल्टीप्लाई बाय 152 कर लो, उतने पेड़ हमारे यहाँ होना चाहिए, राइट। लेकिन आप डाटा उठा करके देखोगे ना गूगल के ऊपर, तो आज हमारा प्रति व्यक्ति पेड़, ये क्या आ गया? प्रति व्यक्ति पेड़। तो प्रति व्यक्ति पेड़ कितना है पता है आपको? कितना? 28। नॉट इवन हाफ। नॉट इवन हाफ, ओह माय गॉड, नॉट इवन 25%। तो 28 पेड़ एक प्रति व्यक्ति आ रहे हैं, जहाँ चाहिए 150 पेड़। तो ये हवा तो पोल्यूटेड होना ही है ना।
और अगर हवा पोल्यूटेड होगी तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब कैसे हो रही है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि हमारा वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन परत है, ये तुमने पढ़ा होगा, है ना। ये जो हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है ना। लिथेन, मीथेन, ये सब जो है सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। तो इन सारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो जो ओजोन की परत है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही, और सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही। पहले उस ओजोन परत से छन करके आती थी, है ना, आज भी छन करके ही आती है ना। तो उसकी वजह से टेम्परेचर एकदम हाई नहीं रहता, एक कंट्रोल टेम्परेचर रहता है। लेकिन वो ओजोन परत कहीं ना कहीं डैमेज हो रही, तो जो छलनी हमारी ऊपर की वो छलनी डैमेज हो रही। चाय की छलनी अगर टूटने लग जाएगी तो चाय पत्ती अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऐसा ही सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर अब आना चालू हो रही है। तो उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग होने से जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे, ग्लेशियर पिघल रहे तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ना। और जो ग्लेशियर है वो हमारा स्टोरेज टैंक है, क्योंकि जब बरसात तो 3 महीने 4 महीने होती, उसके बाद तो ग्लेशियर पिघलते और नदियों से में आते हैं, नदियों के थ्रू पूरे उसमें सर्कुलेट होती नदियाँ, और फिर वो जाके समुद्र में मिलती है, तो सबको पानी की पूर्ति करती, ठीक है। तो वो ग्लेशियर अब वैसे ही पहले ही पिघल रहा है, तो उसकी वजह से नदियाँ गर्मी तक चल ही नहीं पाती, इसीलिए नदियाँ सूख जाती, ठीक है। तो ग्लेशियर पिघल रहे, उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा। अभी तुमने देखा होगा कि समुद्र का लेवल बढ़ने वाला है, और अगले कुछ सालों के अंदर तो अपन कहाँ घूमने गए थे, वो जहाँ वो वेनिस पूरा डूब जाएगा, ऐसा वहाँ पे सुना था ना अपन ने, वहाँ के गाइड ने अपने को बताया था, ठीक है। ऐसे कई सारे आइलैंड तो डूब चुके हैं ऑलरेडी, और कई सारे आइलैंड अभी डूबने की कगार पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर पिघलने से वाटर लेवल बढ़ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जीव है जो कि 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री में ही सर्वाइव करते हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो जीव मरना चालू हो जाते हैं, तो वो जीव भी मरना चालू हो रहे हैं। और हर जीव का अपना एक इम्पोर्टेंस है प्रकृति के अंदर। जैसे कहा जाता है ना 84 लाख योनियाँ, तो सारी 83,99,999 बन गई। उसके बाद अंतिम योनि भगवान ने इंसान बनाई थी। क्या अब तुम जाकर के इस पूरी बगिया का माली बन जाओ, है ना। लेकिन उस अंतिम योनि ने आकर के और सारी 83,99,000 योनियों उनकी बैंड बजाना चालू कर दी, क्योंकि प्रकृति को नष्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो प्रकृति में जो नष्ट करा है तो उसकी वजह से वो जीव मर रहे हैं। हर जीव का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हमको जो दिखता है कि यार ये तितली का क्या है, ये तो जरा सी, लेकिन उस तितली का भी इम्पोर्टेंस है, मधुमक्खी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये अगर परागण नहीं करवाएगी मेल और फीमेल प्रजाति के पेड़ों का, तुम तो बॉटनिकल के व्यक्ति हो, तुम अच्छे से समझते हो, तो क्या हमको हाथों से परागण करना पड़ेगा। और जब हाथों से परागण, हम वैसे ही पेड़ों की चिंता नहीं कर रहे, तो हाथों से परागण करने जाएगा कौन? तो ये तितली मधुमक्खियाँ क्या करें, हमारा भंवरे क्या कर रहे हैं, ये फ्री में परागण की प्रोसेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हर जीव का, जैसे केंचुआ अगर मर ही गया है, केंचुआ अगर मर गया तो पानी नहीं पेनिट्रेट होगा। मेंढक अगर मर गया तो मच्छर नहीं मरेंगे, तो मच्छर नहीं मरेंगे तो डेंगू आएगा, कोरोना आएगा, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आएगी। तो हर जीव का अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इंसान क्या कर लगा हुआ है, हर जीव को मारने में लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें इन जीवों को बचाना पड़ेगा। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, इसकी वजह से वो जीव भी मर रहे हैं, अपने आप ही मर रहे हैं, है ना। उसके लिए भी जवाबदार हम इंसान ही, हमारा विकास ही, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। और अभी इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो दूसरा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर हाई जा रहा है या क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहे हैं, देखा ना अभी पूरा मई जो है तपना चाहिए, है ना। 40 डिग्री 42 डिग्री इंदौर का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अपन 32 डिग्री और 36 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं। बरसात हो रही है, पूरे मई में बरसात हुई है। तो दिस व्हाट इज दिस वेदर एबनॉर्मल, है ना। क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं कि गर्मी के अंदर बरसात आ गई, बरसात में गर्मी आ जाती है, ठंड में गर्मी आ जाती है। तो दीज आर ऑल आर क्लाइमेटिकल चेंजेस इश्यूज, ठीक है। तो इन क्लाइमेटिकल चेंजेस इश्यूज का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है फार्मिंग के ऊपर, खेती के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंदौर के आसपास के जो नीम है ना, अभी आप जाकर के देखना, जितने भी नीम के पेड़ है ना, एक भी नीम के पेड़ के अंदर निबोली नहीं आई है। निबोली बोले तो उसका फल, है ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है ना नीम के पेड़ के अंदर, उस वक्त हमारे यहाँ पर पानी गिर गया। उसको क्लाइमेट हॉट चाहिए रहता, फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर स्ट्रेस चाहिए रहता, और उस वक्त पानी गिर गया तो उसके जो फ्लावर है सारे ड्रॉप हो गए, है ना। तो अब नीम के बीज नहीं आए, निबोली नहीं आई, मतलब उसके बीज नहीं आए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर इस तरीके के क्लाइमेटिकल चेंजेस आएंगे
तो हमारी एग्रीकल्चर पे उस पर इम्पेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। है ना, हमने देखा कई बार, तुम तो जानते हो, कई बार पुनासा मेरे साथ गए हो, हमारे नींबू वाले बगीचे के अंदर कई बार सुनते हो ना कि इस बार बरसात लेट चल गई तो अपने सारे फ्लावर ही ड्रॉप हो गए, तो इस बार पैदावार जो आएगी वो लेट आएगी। तो ये एग्रीकल्चर पे इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है, क्लाइमेटिकल चेंजेस का। आज हमको बहुत सूदिंग लग रहा, कह रहे यार मज़ा आ गया, पूरे मई में गर्मी नहीं पड़ी, है ना, हमको प्लेजेंट माहौल मिला। लेकिन ये प्लेजेंट माहौल हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो क्लाइमेटिकल चेंजेस के एग्रीकल्चर पे जब इम्पेक्ट आना चालू होंगे ना, इवन आना चालू हो चुके हैं, जब इसके लार्ज लेवल पर इम्पेक्ट आएंगे ना, तो खाना ही नहीं उगेगा, फल ही नहीं उगेंगे, सब्जियां ही नहीं उगेगी, खाएंगे क्या? तो खाएंगे क्या? तो खाने की दिक्कत आ गई, मतलब रोटी की दिक्कत आ गई, है ना। और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कपड़े की भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। और जब ये दोनों ही नहीं होगा तो मकान का तो क्या कर लेंगे? ठीक है, तो ये तीनों बेसिक चीज़ तो डिस्टर्ब हो ही गई, साथ ही साथ हवा भी डिस्टर्ब हो रही है और पानी भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कितना बड़ा अकाल आने वाला है एक तरीके से देखा जाए। टाइम लगेगा, हो सकता है तुम्हारी जनरेशन भी पूरी निकल जाए, लेकिन क्या हमको भगवान ने इसीलिए भेजा है कि केवल हम स्वार्थी बन जाएं और अपना अपना सोच लें, है ना, बाकी आने वाली पीढ़ियों का सोचे ही नहीं? अगर हमारी पिछली पीढ़ियां ऐसा कर लेती तो क्या आज जितनी ब्यूटीफुल प्रकृति हमको मिली है, ये ब्यूटीफुल प्रकृति हमको मिल पाती? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। तो हमको सबको इसके लिए प्रयास करना पड़ेंगे, और अगेन प्रयास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाना पड़ेगा। तो हर इंसान को कम से कम अपना 152 पेड़ तो लगा करके जाए, ज़्यादा नहीं तो अगर एक कॉमन मैन है जो कि सपोज करो एक 9 to 5 जॉब करता है, तो ना तो उसके पास इतना टाइम है, ना इतना लैंड है कि वो जाकर अपने जो 152 पेड़ है वो लगा पाए, तो वो क्या करे? सवाल बहुत सही है तुम्हारा यार, है ना। बिल्कुल, वो अपने फ्लैट की बालकनी में तो लगा नहीं सकता बेचारा, तो कई सारे लोग तो फ्लैट के उसमें रहते हैं, और आजकल तो मैक्सिमम लोग अर्बन एरिया में फ्लैट में ही रहते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे लोग संडे मनाने के लिए मॉल्स में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, ऐसे ही उन लोगों को जंगल की तरफ रुख करना पड़ेगा, गाँवों की तरफ रुख करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो शहर में पेड़ लगा भी देंगे ना, तो उसकी टेक केयर कैसे होगी? आज मान लो वो संडे के दिन गया और इस संडे को जाकर के कहीं पे पेड़ लगा के आ गया, है ना, अगले संडे तक उसको पानी कौन देगा उस पेड़ को? और अगर पानी नहीं मिला, उसकी टेक केयर नहीं हुई, तो क्या वो पेड़ जो बीज है या पौधा है वो पेड़ में कन्वर्ट हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कुछ फेथफुल लोग जो है, उन लोगों से अपना मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको अभी बहुत अच्छा चल गया, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इन चीज़ों को देख करके। एग्रो टूरिज्म, तो एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार भी दे रही है एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा, इवन गवर्नमेंट ने तो एग्रो टूरिज्म के लिए किसानों को छोटे छोटे पैकेजेस भी दिए कि आप अपने यहाँ पर हट बनाओ, है ना, और उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। अच्छा। और जो पूरा शहर का ट्रैफिक है उनको वीकेंड्स पर अपने यहाँ पर लेकर के आओ, गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है। लेकिन एज ए सिटीजन्स जो है, हम लोगों को या अर्बन जो लोग हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों को भी गाँव की तरफ रुख करना चाहिए, है ना, लोगों के किसानों से जाकर के मिलना चाहिए और किसानों की मदद से पेड़ लगाना चाहिए। ओके। जब किसानों की मदद से आप पेड़ लगाओगे तो किसान उसको टेक केयर करेगा, है ना। और किसान का क्या, आज बहुत सारे ऐसे किसान हैं बेचारे जो कि बहुत सक्षम नहीं है, वो पौधे नहीं खरीद सकते, 50 रुपये का 100 रुपये का पौधा नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक पौधा तो लगाना नहीं, वो अपने लिए लगा देगा, लेकिन उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी मेड़े हैं। अगर उसके पास 10 एकड़ जमीन है, मतलब कितनी मेड़े हो गई उसके पास, तो वो अपनी हर मेड़ के ऊपर पेड़ लगा सकता है ना। उसको पेड़ भी कौन से देना हमको? ऐसे पेड़ जिससे उसकी आय भी जनरेट हो, है ना। मतलब बॉर्डर्स के ऊपर कुछ जैसे बाम्बू के ट्रीज हो गए या फॉरेस्ट्री ट्री हो गई, यूकेलिप्टिस हो गया या फिर हमारा महोगनी हो गया, इस तरीके के पेड़ लगा दे जिससे उसको एक इनकम चालू हो जाए लकड़ी बेच करके, ताकि लकड़ी का सॉल्यूशन भी निकलने लग जाए। साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स के प्लांट भी लगा दें, मिक्स क्रॉपिंग करना पड़ेगा, उसके खेत पे अच्छी इकोलॉजी डेवलप। हाँ, इकोलॉजी डेवलप। तो मिक्स क्रॉपिंग, जब फ्रूट के प्लांट लगाएंगे तो उसको कुछ फ्रूट भी मिल जाएंगे, तो फ्रूट बेच करके वो 2 पैसे कमा सकेगा, साथ ही साथ हम लोगों को 2 फ्रूट भी मिल सकेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेड़ भी लगाना चाहिए जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, जो दूसरे जीवों के लिए है ना। पक्षियों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है बरगद का पेड़। अच्छा। हाँ, आप देखो कि कहीं पर भी बरगद का पेड़ लगा रहेगा तो वहाँ चिड़ियाँ, उनकी इतनी आवाज़ आएगी चहचहाने की, है ना। पीपल का पेड़ लगा रहेगा, खूब चिड़ियाँ चहचहाएं, क्योंकि उनको वो पसंद है। तो कुछ चिड़ियाओं के लिए, प्रकृति के जीवों के लिए लगाएं, कुछ फॉरेस्ट्री ट्रीज लगाएं, कुछ फ्रूटिंग ट्रीज लगाएं। ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर वो अपनी बॉर्डर पर ट्रीज लगा लेगा, और अगर अर्बन एरिया के लोग उसको ये मदद करेंगे इसमें, तो वो भी खुश
और आप भी खुश, आपका परोपकार हो गया, आपका प्रकृति के लिए योगदान हो गया, और उस व्यक्ति की 2 पैसे की इनकम हो जाएगी, तो वो व्यक्ति भी उसको उनकी टेक केयर भी करेगा। और उससे कॉन्ट्रैक्ट ही आपको ये करना है, ठीक है, कि भाई हम ये आपको पेड़ दे रहे हैं, आपको इनको केवल पोषित करना है, और उससे आपके उससे संबंध बन जाएंगे तो आप जाकर के अपने पेड़ों से भी मिल सकोगे। क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता। आज हम अपने घरों में एक पेट पालते हैं, है ना, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनसे अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जब आप पेड़ों को पालना चालू करोगे ना, तो उनसे भी अटैचमेंट हो जाएगा। आपकी इच्छा होगी कि मैं मेरे पेड़ों को गले लगा करके आऊँ, मैं मेरे पेड़ों से बातें करके आऊँ, ठीक है। तो आप उस किसान के वहाँ पर जाकर, उसके खेत में जाकर के अपने पेड़ों से बातचीत भी कर सकते हो, उनकी छाँव में बैठ कर के अपने बच्चों को पिकनिक का अनुभव भी दे सकते हो, वहाँ पर सावन के महीने में झूले बांध करके झूला भी झूल सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट होंगे, और जब सब प्रकृति की तरफ मुड़ेंगे ना, तब जाकर के मिशन कंप्लीट होगा। आज करके देखना, तुम अभी कैलकुलेटर पे करने जाओगे ना, तो 140 करोड़ गुणित जो डिफिशिएंट है ना, डिफिशिएंट मतलब लगभग आएंगे कितना, 125 पेड़ आएंगे। तो 125 पेड़ डिफिशिएंट है, तो 140 करोड़ गुणित 125 करने जाओगे ना, तो कैलकुलेटर में एरर आ जाएगी। इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। 140 का 100 ही करने जाएंगे तो कितना होगा, 1400 करोड़। 140 का एक बिंदी लगाएंगे कितना होगा, 1400 करोड़। और 1400 और एक बिंदी लगा देंगे तो 14,000 करोड़। तो 14,000 करोड़ तो 100 से ही हो रहे हैं। तो 14 से 18,000 20,000 करोड़ पेड़ लगेंगे, तब जाकर के हमारी चीजें न्यूट्रलाइज होगी। फिर भी सही नहीं होगी। सही होने के लिए तो इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा। 150 की जगह हमको 200 पेड़ का टारगेट लेंगे, तब जाकर के जो हम डैमेज कर चुके हैं वो होने लगेगा। अब मेरी बातें कुछ लोगों को हो सकता है कि मजाक लगे कि क्या ये पॉसिबल है, लेकिन है। आज आप गूगल के ऊपर करके देखिए, कनाडा के अंदर जो प्रति व्यक्ति पेड़ जो आएगा वो लगभग 8 से 10,000 पेड़ आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि कनाडा और ये सब क्या है, बस बड़े बड़े एरिया में फैले हुए हैं, है ना, बड़े बड़े एरिया में फैले हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कम है। तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति पेड़ जो आता है वो 8,000 10,000 9,000 ऐसा आता है। और हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति पेड़ जो आता है वो 28 पेड़ आ रहा है। किसी ज़माने में 50 पेड़ हुआ करता था, फिर घट करके 45 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 35 हुआ, और आज 28 पे आके टिक गया। तो ये तो डिक्रीजिंग लेवल पे जा रहा है, तो हमको इसको इंक्रीजिंग लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जैसे बहुत सारी चीज़ें करती है कि हाँ एनवायरनमेंट डे पे कुछ उन्होंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेड़ लगा दिए, तो क्या ये सही है? क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी तो यही कर रही है ना। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हर इंसान की ये सोच बन चुकी है कि मैंने टैक्स दे दिया मतलब मैं अपनी सारी जवाबदारियों से मुक्त हो गया। अरे भाई, टैक्स देना ही सब कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी सब कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है अपने लेवल पर, लेकिन आज भी ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि सारे पॉलिटिशियन जो है ना इस दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं, सबके भले की दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, है ना। तो और कुछ लोग कर भी रहे, जेन्युइनली भी कर रहे हैं, मैं सबको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से यह देश चल रहा है और आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो पॉलिटिशियन का भी अपना महत्व है, लेकिन मैं अपने पॉलिटिशियन भाइयों को भी, अगर वो मुझे सुनते हो या मेरा कहीं ना कहीं आपका ये पॉडकास्ट उन लोगों की रीच तक भी हो, तो मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इस दिशा में सोच करके और देश को या देश के नागरिकों को उस ओर ले जाने की कोशिश करें और जेन्युइन प्लांटेशन करें। क्योंकि आज जो प्लांटेशन हो रहा है ना, वो दिखावे का प्लांटेशन हो रहा है। कैसे? ऐसे कि जैसे अभी पिछले साल या उसके पिछले साल हमारे यहाँ पर एक वो मुहिम चली थी, शायद पिछले एनवायरनमेंट डे की बात है, कि कुछ 10 लाख 12 लाख पेड़ या पता नहीं कितने लाख पेड़ लगे थे, है ना। बाद में जाके देखना उन पेड़ों की क्या हालत हुई। उनमें से 90% पेड़ जो है वो शायद मर गए होंगे। 90%, इवन मोर देन 90% भी हो सकते हैं। ओके, है ना, क्योंकि इतनी धांधलियाँ हुई है, क्योंकि हम तो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं ना, किसानों के साथ भी काम कर रहे हैं, नर्सरी के लेवल पे भी काम कर रहे हैं। जो नर्सरियों में पौधे नहीं बिक रहे थे वो सारे वहाँ पर सप्लाई कर दिए गए। कई सारी जगह पर तो टहनियों को काट करके पॉली बैग में रख करके ही सप्लाई कर दिया गया। अच्छा, और वो टहनियाँ ही लग गई, तो क्या वो टहनी जीवित रहेगी? क्या नहीं रह पाएगी। प्लस चलो ठीक है, जेन्युइनली पौधे लग भी गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ जगह पर मॉनिटरिंग अच्छी भी हुई होगी, कुछ हमारे पॉलिटिशियन भाई है, कुछ अधिकारी भाई है जिन्होंने ईमानदारी से भी काम किया होगा, लेकिन बाद में उनकी टेक केयर नहीं हुई होगी। तो आज हम अपने फार्मों के ऊपर पौधे लगा रहे हैं, पता हम कितने टेक केयर करते हैं। जैसा एक बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है ना शुरुआत में, जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उसको आईसीयू में रखते हैं। नानी दादी क्या करती है, उसको कंट्रोल मतलब ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में रखती है, उसकी टेक केयर ज़्यादा करना पड़ती है। ऐसा ही सेम पौधा होता है,
जब पौधे को आप उस पॉली बैग में से धरती के अंदर लगाते हैं तो उसकी माँ चेंज हो जाती है। हाँ। क्योंकि अभी तक उसकी माँ कौन थी, वो पॉली बैग की मिट्टी थी, और अब कोई दूसरी मिट्टी आ गई, मतलब उसकी सौतेली माँ आ गई, है ना। तो उसको इस माँ की गोद में से उठ करके जब उस माँ की गोद में जाता है तो उस बच्चे को तकलीफ होती, उस पौधे को तकलीफ होती, तो वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत लगती। फिर उसको हम जो अगले 3-4 दिन तक इंटेंसिव वाटर देते हैं, रोज़ पानी देते हैं। इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं भरना है, लेकिन उसको 3 दिन तक रेगुलर पानी देना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसके शेड्यूल में चेंज करते हैं कि 1 दिन छोड़ करके पानी देंगे, फिर बाद में शेड्यूल में चेंज करते हैं कि अब 2 दिन छोड़ करके पानी देंगे। तो जब इस केयर से जब पौधा बड़ा होता है ना, और जब वो अपनी जड़ें जमा लेता है, देन वो फिर पेड़ का रूप लेता है। ओके। इतनी आसानी से नहीं लेता है। आज हम जो प्लांटेशन करते हैं उस प्लांटेशन के अंदर मुश्किल से 1% या 2% मोटिलिटी आती है ना, लेकिन जो यहाँ पर इतने लाख पेड़ लगाए गए वहाँ पर 90% की मोटिलिटी आ गई होगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। ओके। हाँ, क्या आई होगी, जाकर के चेक करो। मैंने तो नहीं करा है, लेकिन पिछले अनुभव मेरे ऐसे बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जब वो नर्मदा के किनारे जो पौधे लगे थे ना, तब ऐसा हुआ था। ठीक है, अभी भी हुआ होगा, है ना। चलो 90 नहीं आई होगी, 80% आई होगी, 50% भी मोटिलिटी आई होगी तो 50% ही है ना, लेकिन रिकॉर्ड पे तो 100% चढ़ गए। हाँ। लेकिन जब एक आम आदमी किसी एक नॉर्मल किसान को जाकर के 100 पौधे भी देगा ना, तो उन 100 पौधे में से वो किसान जो है ना, वो या तो 100 के 100 को जिंदा रख लेगा, या 100 में से 95 जिंदे रहेंगे, या 90 जिंदे रहेंगे। तो वहाँ मोटिलिटी का लेवल कम आएगा। ठीक है, उसकी टेक केयर होगी, और आपको पता रहेगा कि मेरा पेड़ कहाँ पर लगा, किस किसान की मेड़ पर लगा। तो आपको पता है कि आपके बच्चे कहाँ पर है। पेड़ मतलब बच्चा हो गया, है ना। तो आप अपने बच्चों से जाकर के मिल सकते हो, आप उनसे बातें कर सकते हो, है ना। और वही किसान फिर आपको जहर मुक्त खाना भी उगा करके दे देगा, जहर मुक्त फल भी दे देगा, जहर मुक्त सब्जियां भी देगा। पैसे देना उसको, फ्री में नहीं लाना है। मैं आप सब लोगों को ये बोलूँगा कि आप किसान भाइयों से मिलने जाएं तो वो देंगे आपको फ्री में, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ ना कुछ दे करके आइए, क्योंकि बहुत ही खरे पसीने से वो बेचारा मेहनत करके कमाता है, और वो अच्छे भाव से कमाता है, और उसकी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों को खिलाऊं, इसलिए वो आपको फ्री में देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बदले में उसको कुछ दे करके आएँ। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम, तो ये ऑटोमेटिक प्रकृति वापस से सुंदर होती चली जाएगी। तो एसएस ग्रुप ने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, फूड के लिए, पर्यावरण के लिए, तो क्या ये इस चीज़ में भी कोई आगे कदम बढ़ा रहे हैं एसएस ग्रुप में? हाँ, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। जैसे आज एसएस ग्रुप की बात करें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज एसएस ग्रुप के जितने भी हमारे पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, उन सब लोगों ने मिलकर के ये काम मुझे सौंपा, ये जिम्मा मुझे सौंपा है। वो सब लोग सारे बिजनेसेस संभाल रहे हैं, और मुझे बोला कि आप प्रकृति की सेवा करो, है ना। तो आज एसएस ग्रुप का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, है ना। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि आज एसएस ग्रुप ने मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80 हज़ार पेड़ लगा दिए। क्या बात है। क्योंकि 400 एकड़ पे बाम्बू प्लांटेशन कर दिया, है ना। बाम्बू के बीच में हमने यूकेलिप्टस प्लांटेशन भी किया। तो ऑन एवरेज 1 एकड़ के अंदर लगभग 2000 पौधे लगाए हमने। ठीक है, तो 400 एकड़ पे कितने हो गए? ये लगभग 4 दूनी 8, 80,000। तो 80,000 पौधे एसएस ग्रुप लगा चुका है। ठीक है, तो कुछ लोगों के समूह ने मिलकर के, मैं अकेला नहीं हूँ उसके लिए जवाबदार, पूरा एसएस ग्रुप जवाबदार है। तो कुछ लोगों के समूह ने मिलकर के आज 80,000 पेड़ लगा दिए। तो मतलब हम तो 80,000 एसएस ग्रुप के लोग जो है, हम तो अपने 152 के आंकड़े को पार कर चुके। तो जरा सोचो कि एक छोटी सी पहल है ना, कितनी छोटी सी पहल है कि शुरुआत में हमने बाम्बू मिशन के तहत दिवोपम जी से समझा, और 5 एकड़ के ऊपर बाम्बू लगाया, और इस मुहिम को आज 400 एकड़ तक बढ़ा के ले गए। और अभी हमारा टारगेट है कि इसको हम 1000, 1200, 1500 एकड़ तक लेकर के जाएंगे, है ना। तो कितने पेड़ लग जाएंगे, तो प्रकृति के लिए फायदा ही हो रहा है। ठीक है, वो कटेंगे भी सही, हमको उससे इनकम भी जनरेट होगी। अभी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो लगा है, तुमने कमाने के लिए तो लगा। अरे भाई, कमाने का अधिकार सबको है, हमको भी खाना खाना है। जो हमारी टीम पीछे काम कर रही है, उन लोगों को भी अपना घर चलाना, उनको भी अपने बच्चे पढ़ाना है, उनको भी लग्जरी एंजॉय करना है। तो सबका अधिकार है कमाने का, लेकिन कमाई कौन सी है ये देखना पड़ेगा। एक मैंने पिछले एक वीडियो में तुमको बताई थी कितने तरह की कमाई होती है। 3 तरीके की। 3 तरह की, कौन कौन सी? दुख की कमाई, सुख की कमाई और आनंद की कमाई। करेक्ट, तुमको याद है, बहुत अच्छी बात है। तो दुख की कमाई वो है जो दूसरों को तकलीफ दे करके कमाया गया। तो आज अगर हम पेड़ काट करके कमा रहे हैं, है ना, प्रकृति को नष्ट करके कमा रहे हैं, तो ये सुख की कमाई रहेगी कि दुख की कमाई रहेगी? दुख की कमाई रहेगी। अगर सुख की कमाई वो होती है जिसमें किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम कमा रहे हैं, वो सुख की कमाई। जैसे एक व्यापारी करता है, कहीं से माल खरीदता है, दूसरी जगह बेचता है, तो वो सुख की कमाई हो गई, उसने जो पैसा कमाया। और एक होती है आनंद की कमाई, मतलब आप प्रकृति के लिए, देशवासियों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए सोच रहे हो, उनका भला करने की सोच रहे हो, और साथ में पैसा कमा रहे हो।
तो वो आनंद की कमाई कहलाती है मेरी निगाह में। और एसएस ग्रुप आनंद की कमाई कर रहा है। अच्छा, एसएस ग्रुप एक और भी काम कर रहा है, जैसे अभी तुमने देखा है, तुम्हारे पिछले पॉडकास्ट में सुना भी था तुमने कि हमने एक एकेपी बनाया है, किसानों का एक समूह बनाया है ना, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है एकेपी के नाम से, और उसका पूरा नाम है अपना किसान परिवार। तो आप उस किसान परिवार से जुड़िए। उस किसान परिवार में आपको बहुत सारे हम किसानों से मिलवा देंगे। अगर आपके पास डायरेक्ट किसान नहीं हो जो पेड़ को लगाने वाले हैं, तो हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे कई सारे किसान हैं जो कि पेड़ लगाने के में इंटरेस्टेड है अपनी बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो आपको हम उन किसानों से मिलवा देंगे, ठीक है। आप उनके जरिए अपना पेड़ प्लांटेशन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कीजिए, ठीक है। क्योंकि उन किसानों में बहुत सारे ऐसे छोटे किसान भी है जो कि सक्षम नहीं है पेड़ लगाने के लिए, तो उनकी मदद हो जाएगी और वो किसान जो है आप लोगों तक फ्रूट पहुंचा देंगे। वो नहीं पहुंचा पाएंगे तो एकेपी और अमृत के माध्यम से हम आपको फ्रूट वो पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से एसएस ग्रुप इस दिशा में बहुत काम कर रहा है ना, और आगे भी करता रहेगा। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते ही रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ओके, तो एक फाइनल मैसेज, एक कंक्लूडिंग मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपको कुछ रहेगा? देखिए, व्यूअर्स के लिए तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर सिंगल वर्ड में बोला जाए तो डू प्लांटेशन। प्लांटेशन कीजिए, और यही हमारा भविष्य है। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने पोते पोती से, नाते नाती से प्रेम करते हैं, तो आपको पौधे लगाना ही पड़ेंगे, वरना आने वाली जनरेशन को ये प्रकृति, ये शुद्ध हवा, ये शुद्ध पानी, ये शुद्ध भोजन नहीं मिल पाएगा। और अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में हमारी आंखों के सामने हमारे नाती पोती जहरीली हवाओं के कारण, पानी के शॉर्टेज के कारण मरते हुए दिखाई देंगे। तो मेरा आप लोगों को केवल एक ही अंत में संदेश है कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो प्लांटेशन करना पड़ेगा। इस दिशा में सब लोगों को मिल कर के आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रकृति वापस से उतनी खूबसूरत बन पाएगी। तो यही हमारा एनवायरनमेंट डे का संदेश है। धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और मेरा व्यूअर्स से ये कहना है कि एनवायरनमेंट डे एक दिन की बात नहीं है, एनवायरनमेंट डे हमें रोज़ बनाना पड़ेगा, रोज़ हमें प्रकृति की तरफ एक कदम तो बढ़ाना ही चाहिए। जरूर जरूर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और हमने देखा है कि हमारे चैनल्स पे व्यूअर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करके जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला पाएँ। मतलब हम अच्छे गेस्ट नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा ही और हमें ज्ञान चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और नए नए गेस्ट भी आते रहेंगे तो और वैरायटी ऑफ ज्ञान मिलेगा। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और बस इसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिए आप लोग भी।